हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर में हम जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परमाणु की त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसे आज हम समझेंगे। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं कि परमाणु की त्रिज्या को समझने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं कि गोले यानी स्फेयर में हम देखते हैं कि केंद्र से ये डिस्टेंस यानी वक्रीय पृष्ठ का जो डिस्टेंस है केंद्र से, यह कहलाता है हमारा रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक इसी प्रकार से हम जानते हैं कि परमाणु को भी हम गोले की तरह ही देखते हैं। तो किसी परमाणु की त्रिज्या को अगर निकालना हो तो उसका केंद्र क्या कहलाएगा? उसका केंद्र होता है उसका नाभिक, और संयोजी इलेक्ट्रॉन से उसकी दूरी कहलाती है उसकी त्रिज्या। तो ये कहलाता है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु की त्रिज्या 3 प्रकार के होते हैं। पहला सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरा धात्विक त्रिज्या और तीसरा वैन डर वाल त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या में सहसंयोजक अर्थात कोवैलेंट, धात्विक त्रिज्या यानी मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल त्रिज्या। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। सहसंयोजक त्रिज्या होता क्या है? तो बच्चों यहां पर देखिए सहसंयोजक आया है, मतलब यहां पर हम बात करेंगे कोवैलेंट मॉलिक्यूल की। तो यहां पर हम सबसे पहले अपना एग्जांपल लेते हैं Cl2 अणु का। हम जानते हैं कि अगर हमें Cl2 अणु को बनाना है तो हमारे पास 2 क्लोरीन के परमाणु होने चाहिए, और इन दोनों के बीच का जो आबंध है वह तभी बन पाएगा जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की होगी शेयरिंग। और हम इस आबंध को क्या बोलते हैं बच्चों? इस आबंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। तो इसे भी लिख लेते हैं यहां पर। अब देखिए अगर इसे और अच्छे से समझा जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कक्षकों का अतिव्यापन के बारे में पढ़ा है, वहां पर हमने देखा था कि कैसे कक्षकों का अतिव्यापन होता है और मॉलिक्यूल यानी अणु हो या कोई कंपाउंड हो उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहां भी हम गोले का ही एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो देखिए यहां पर हमने एक क्लोरीन का परमाणु लिया और एक दूसरा क्लोरीन का परमाणु लिया, और हम जानते हैं कि यहां पर ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब देखिए बच्चों यहां पर अब हम नाभिक को दिखाते हैं। नाभिक को दिखाने के समय हम देखते हैं कि 2 नाभिक के बीच की जो दूरी है वह कहलाएगा हमारा यहां d, और अगर हमें एक क्लोरीन की त्रिज्या को निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? d/2। d हमारा यहां पर एक तरह से व्यास का काम करेगा। तो इस तरह से हम सहसंयोजक त्रिज्या निकालते हैं। जैसे क्लोरीन में जो d की वैल्यू हमें गिवन मिलती है वह है 256 पिकोमीटर। तो अगर हमें एक क्लोरीन का त्रिज्या चाहिए तो ये हो जाएगा बच्चों 256/2 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम क्लोरीन का रेडियस को निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सहसंयोजक त्रिज्या की। ठीक इसी प्रकार हम किसी भी अणु की त्रिज्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं धात्विक त्रिज्या की। धात्विक त्रिज्या कहां देखने को मिलती है? धात्विक त्रिज्या के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम एक कॉपर के बर्तन का उपयोग कर लेते हैं। अब कॉपर के बर्तन को बनाने के लिए सिर्फ एक कॉपर के परमाणु का तो उपयोग नहीं हुआ होगा, यहां बहुत सारे कॉपर के परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणु। इसका अर्थ क्या है कि एक कॉपर का परमाणु दूसरे कॉपर के परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे इसे समझते हैं? बिल्कुल इस तरह से। जैसे हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, यह हमारा एक कॉपर का परमाणु है, यह हमारा दूसरा कॉपर का परमाणु है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि इसके नाभिक, इस कॉपर के नाभिक से इस कॉपर के नाभिक का जो डिस्टेंस है इसे हमने क्या कहा?
डी कहा। और अगर हमें एक कॉपर परमाणु की त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू डी बाई 2। तो इस तरह से हम कॉपर की त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि एक कॉपर का परमाणु मिलना असंभव है और साथ ही साथ इसका आकार इतना ज्यादा छोटा होगा कि आप एक कॉपर के परमाणु से उसकी त्रिज्या नहीं निकाल सकते। तो ये तो बात हुई धात्विक त्रिज्या की, जो धातुओं में देखी जाती है। अब हम बात करेंगे वैन डर वाल त्रिज्या की। वैन डर वाल त्रिज्या कहां देखी जाती है? वैन डर वाल त्रिज्या वहां देखी जाती है जहां पर कोई आबंध नहीं होता। तो लिख लेते हैं, वैन डर वाल त्रिज्या वहां देखी जाती है जहां कोई भी आबंध नहीं होता। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जहां पर हमें कोई भी आबंध देखने को नहीं मिलता? तो वो है हमारे उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस। जैसे कि हम जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे हमारे उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है। ये सारे मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का अर्थ क्या होता है बच्चों? एकल परमाणु। एकल परमाणु मतलब इनका एक ही परमाणु हमें मिलता है। तो यहां पर हमें अगर हीलियम की त्रिज्या निकालनी हो या नियॉन, आर्गन की त्रिज्या निकालनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां हम क्या करते हैं कि एक हीलियम का परमाणु दूसरे हीलियम के परमाणु से कितने निकटतम दूरी पर उपस्थित है। जैसे यहां हमने इसे पहला हीलियम का परमाणु माना और इसे दूसरा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम मान लेते हैं x। तो यहां पर अगर हमें एक हीलियम परमाणु की त्रिज्या को निकालना होगा तो हम लिखेंगे x/2। तो इस तरह से हम वैन डर वाल की त्रिज्या निकालते हैं। वैन डर वाल की त्रिज्या ज्यादातर उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस में दिखाई देती है। तो देखिए यहां पर अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है सहसंयोजक त्रिज्या में हम कक्षकों का अतिव्यापन या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा ऑर्बिटल्स, कक्षकों का अतिव्यापन देखते हैं, बहुत अच्छे ओवरलैपिंग देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ओवरलैप हुआ है, तब इसने यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। फिर बात करते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यह बिल्कुल एज पर आकर इससे जुड़ा है। और जब वैन डर वाल त्रिज्या की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि क्योंकि उत्कृष्ट गैस हमारे एकल परमाणु होते हैं, तो यहां पर जब दो एकल परमाणु को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उनके बीच की जो निकटतम दूरी है उसे पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद हम उसका त्रिज्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ डिस्टेंस है। तो यहां हमें क्या समझ में आता है कि जो कोवैलेंट रेडियस है, आप पिक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं और इसे बहुत ही पिक्चर के द्वारा बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि कोवैलेंट रेडियस है वो हमारा छोटा होता है और वैन डर वाल रेडियस बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आता है धात्विक त्रिज्या और कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है। अगर एक प्रश्न की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्लोरीन है, हीलियम है और हमारे पास सोडियम है, तो यहां पर अगर हमें रेडियस के बारे में बात करें कि किसका रेडियस बड़ा होगा, तो हम जानते हैं कि हीलियम एकल परमाणु है और यह वैन डर वाल रेडियस को दिखाता है। यहां हम लिख लेते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। फिर बात करते हैं मेटालिक रेडियस, तो सोडियम हमारा मेटल है और सहसंयोजक त्रिज्या कोवैलेंट रेडियस, तो यहां पर Cl यानी क्लोरीन हमेशा Cl2 बनाता है, तो यहां पर क्लोरीन लिख देते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर होगा हीलियम की त्रिज्या बड़ी होगी, फिर सोडियम और फिर आएगा हमारा क्लोरीन। तो ये बात हुई परमाणु की त्रिज्या की। अब बात करेंगे हम आयनी त्रिज्या की। आयनी त्रिज्या क्या होती है? आयनी त्रिज्या यानी आयंस के बारे में। आयंस की त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो चलिए अगर हमारे पास सोडियम है और सोडियम प्लस है,
यहां पर अगर हम सोडियम की बात करें तो हमारा परमाणु इस तरह से दिखाई देगा। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम प्लस बनता है, जब सोडियम प्लस बनता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, तो क्या स्थिति होगी? तो स्थिति ये हो जाएगी। तो बच्चों पिक्चर के द्वारा यानी डायग्राम के द्वारा आपको समझ में आ गया कि यहां पर सोडियम प्लस का आकार छोटा है इसके पेरेंट एटम से। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ हमारे पास है 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हमारे पास है 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन को पेरेंट्स की तरह देखते हैं तो यहाँ पर 11 पेरेंट्स 11 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, जबकि यहाँ पर 11 पेरेंट्स 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 बच्चों को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन और स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होगी, साइज दायरा छोटा होगा, यही कारण है कि आकार भी छोटा होगा। तो अगर आकार की बात करें, त्रिज्या की बात करें तो सोडियम का आकार सोडियम प्लस की तुलना में बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम क्लोरीन और क्लोरीन माइनस की बात करें तो हम क्या देखते हैं? यहां हम देखते हैं कि हमारे पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है और यहां हमारे पास 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 17 पेरेंट्स 17 बच्चों को संभाल रहे हैं, मतलब एक पेरेंट्स एक बच्चे को आसानी से संभाल ले रहा है। लेकिन यहां पर दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि 17 पेरेंट्स हैं और बच्चों का नंबर बढ़ गया है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने के कारण थोड़ा सा रिपल्शन ज्यादा होगा और यही कारण है कि आकार बड़ा हो जाएगा, दायरा बड़ा हो जाएगा। तो क्लोरीन माइनस का आकार क्लोरीन की तुलना में बड़ा होता है। तो अगर प्रश्न की बात करें, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन की तुलना में तो साइज बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा। तो देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या इंक्रीज करेगी। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पेरेंट्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो त्रिज्या छोटी होगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बड़ा आकार होगा। तो एक प्रश्न देखते हैं, O2 माइनस N3 माइनस F माइनस सोडियम प्लस एंड Mg2 प्लस। अगर यहां पर आपको बोला जाए कि बताइए किसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा बड़ी होगी, तो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा यानी वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं। और देखिए यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बस प्रोटॉन अलग है। तो देखिए यहां पे लिख लेते हैं प्रोटॉन 8, यहां पे प्रोटॉन 7, यहां पर प्रोटॉन है 9, यहां है 11, यहां है 12 और यहां इलेक्ट्रॉन है बच्चों हमारा 10, यहां भी इलेक्ट्रॉन है 10, इलेक्ट्रॉन 10, यहां भी इलेक्ट्रॉन 10 होगा और यहां भी इलेक्ट्रॉन 10 होगा। यहां इन सभी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग है। ऐसे स्पीसीज को हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं, इसे हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन सभी का समान है और अगर हम देखें तो यहां पर 7 पेरेंट्स
यानी 7 गार्जियन है और 10 बच्चे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है संभालना। यहाँ पर बच्चे बहुत रिपल्सिव होंगे, बहुत ज़्यादा बदमाशी करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। जबकि यहाँ Mg2+ के केस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, ज़्यादा गार्जियन है, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर साइज छोटा होगा। तो अगर आकार की बात करें तो N3- का आकार बड़ा होगा, O2-, फिर आएगा हमारा F-, फिर आएगा हमारा सोडियम प्लस एंड देन Mg2+। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।